नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सवाल में। आज हमारे साथ हुगली जिले की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने हरफन मौला अंदाज के लिए पूरे जिले में विख्यात हैं। उनका राजनीति करने का एक अलग ही अंदाज है। तो आइए आपको मिलवाते हैं कन्हाईपुर ग्राम पंचायत के प्रधान और कन्हाईपुर अंचल के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अच्छेलाल यादव से। नमस्कार। अच्छेलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सवाल में। तो आपसे हम आज आपके सवाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की और अभी कहां पहुंचे हैं, भविष्य में कहां जाने का इरादा है आपका? राजनीति का शुरुआत तो बड़े खराब समय में हुआ था। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी और चारों तरफ वामपंथी बंधु हम लोग के प्राक्तन प्रधानमंत्री के नाम में विभिन्न रकम का अश्लील भाषा के साथ स्लोगन किया करते थे, तो वो उस बात को हम लोग को खराब लगता था। उसके प्रतिवाद में ही राजनीति में हम लोग का प्रवेश हुआ। उसको प्रतिवाद करते करते राजनीति हम लोग शुरू किए और अभी इस वक्त धीरे धीरे पहले कांग्रेस का राजनीति, बाद में जब से यहाँ पे दिखाई पड़ा कि कांग्रेस किसी कारण से वामपंथी बंधुओं का बी टीम होकर के उनको सहायता करती है, उसके प्रतिवाद में हम लोग इस वक्त की हम लोग की दल नेत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदर्शों में विश्वास रखते हुए, उनके प्रतिवादी शक्ति को विश्वास रखते हुए हम लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ थे हुए 1998 से अब तक राजनीतिक सफर धीरे धीरे, जब भी हम बहुत राजनीति में सक्रिय नहीं थे, एक्सीडेंटली बोला जाए, मेरे जीवन में राजनीतिक सफर शुरू हुआ है। अभी हम पहले पंचायत समिति के सहकारी सभापति थे और अभी हम पंचायत के प्रधान हैं। ये लक्ष्य तो पूरा हो गया, अब आगे का लक्ष्य देखा जाए कि दल क्या हमको दायित्व देता है। दल करते हैं निष्ठा के साथ, वामपंथियों का विरोध करते हैं निष्ठा के साथ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है उसका विरोध करते हैं हम लोग। हिंदी भाषा भाषी होने के कारण लोगों का एक भ्रम है कि सभी हिंदी भाषा भाषी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लोग या बहुसंख्यक आदमी अभी भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदी स्पीकिंग नहीं है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। एक टीएमसी के नेता के तौर पे, अंचल के अध्यक्ष के तौर पे आपने संगठन को बढ़ाने के लिए इलाके में क्या किया है और प्रधान के तौर पे भी आपने क्या क्या डेवलपमेंट वर्क किए हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, टीएमसी के हिसाब से यहाँ पे हमारा थोड़ा सा शिथिल हो गया था स्थिति। कभी कभी होता है, अचानक बहुत कुछ आ जाने से आदमी शिथिल हो जाता है। तो विभिन्न तरह का कार्यक्रम पिछले लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग यहाँ पे 5 सप्ताह में हम रक्तदान शिविर का आयोजन किए। डोर डोर घूम करके हम लोग जिस भी गरीब आदमी को, गरीब आदमी बोलना ठीक नहीं है, आज तो भारत के सभी लोग गरीब हैं या सभी बराबर हैं, क्योंकि मेरे वोट का जो कीमत है वही नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी का भी वोट का कीमत है। तो हम लोग गरीब नहीं कर सकते हैं, हम लोग अमीर हैं अपने शक्ति से। हम लोग जिन लोगों को चाहिए सेवा, उन लोगों के पास हम लोग इस पूरे लॉकडाउन में निष्ठा के साथ सरकारी जो भी सेवा हो सकता था या जो व्यक्तिगत सेवा हो सकता था, हम लोग पहुंचाने का चेष्टा की है कि कोई भी आदमी इस लॉकडाउन की स्थिति में बिना खाए न सो जाए। किसी परिस्थिति में अगर कोरोना से कोई संक्रमित हो गया तो उस आदमी को हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचा के उसको जो सरकारी व्यवस्था से जो ट्रीटमेंट है उसको हम लोग दिला सकें और उसको वापस उसके घर पे वापस स्वस्थ करके हम लोग ले आए और अपने जीवन के कर्मों में वापस हम लोग डाल सकें, इसका प्रयास। आपने मतलब विकास का क्या क्या कार्य अपने इलाके में किया है, इसके बारे में कुछ बताएं। विकास ये एक बड़ा शब्द है और विकास एक अपने आप में द्विचारिता रखता है, ये मेरा अपना मानना है। विकास कई तरह का विकास हो सकता है। मेरा आर्थिक विकास हो सकता है, नरेंद्र बाबू जी का कपड़े का विकास हो सकता है, देश को हम लोग विकास के नाम पे लूट सकते हैं, ये भी एक विकास हो सकता है। जो हो रहा है देश में पिछले 14 से सिर्फ विकास दिखाई पड़ रहा है, विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा। नोटबंदी हुआ, उसमें निश्चित रूप से लोगों का सर्वनाश हुआ, जीएसटी हुआ, सर्वनाश हुआ, अब लॉकडाउन हुआ, उसमें और आर्थिक रूप से सारा भारत नहीं सारा विश्व पिछड़ गया है, लेकिन भारत में ज्यादा लोग पिछड़े। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ आप क्या किए, ये तो नेशनल लेवल पे बात हो जाए। कन्हाईपुर 39 वर्षों से, एक वर्ष से नहीं बोले, वामपंथियों के 34 और हम लोग का भी जो 5 वर्ष था, उसमें भी निश्चित रूप से डेवलपमेंट को, रास्ता हो, घाट हो, ड्रेन हो,
इसके लिए निश्चित रूप से तरस रहा था। पिछले 40 वर्षों से यहाँ पे पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। आप आए होंगे तो रास्ते में रोड जरूर खराब दिखाई पड़ा होगा, लेकिन वो पाइपलाइन का काम हो रहा है इसलिए खराब है। अब इसको राजनीति करने के लिए हमारे वामपंथी विरोधी हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, या हमारे दल के कुछ लोग, हम ये नहीं कहते कि सभी लोग हमको मानते ही हैं, दल के कुछ लोग हैं, वो लोग अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए निश्चित रूप से कुत्सा निंदा करते हैं। लेकिन मेरा काम एक है, हम लोगों के लिए है, लोगों का सेवा और डेवलपमेंट। जो दायित्व हमको ये हमारा दल लिया है, ये दायित्व जो पंचायत प्रधान के हिसाब से जो हम लिए हैं, जिस दिन हम पंचायत प्रधान हो गए उस दिन से मेरा दल खत्म हो गया। तो दल के हिसाब से नहीं, पंचायत प्रधान के हिसाब से अभूतपूर्व यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। आप और 4 महीना बाद जब आएंगे तो आपको यहाँ पे न कोई ड्रेन बाकी रहेगा, न कोई रास्ता बाकी रहेगा, न पीने का पानी का कोई असुविधा रहेगा। ये एक बड़ा सा अचीवमेंट है। अच्छा, आप पर आपके विरोधी जो है वो बाहुबली होने का आरोप लगाते हैं। उसके बाद कहा जाता है, आपके विरोधी स्पेशली कहते हैं कि इलाके में आपका खौफ है, तो इस पर आप क्या कहना नहीं, देखिए ऐसा है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो भी लोग हैं, आज मान लीजिए हम 77 से राजनीति करते हैं, 77 से राजनीति करते हैं, 2020 मतलब 43 वर्ष का जो स्थिति है, 43 वर्ष में हमारा अचीवमेंट प्रधान है। आज मान लीजिए कल कोई किसी तरीके से किसी को तेल मार के, किसी को बटरिंग करके वो कोई जगह पे पा गया, तो नेचुरली वो सोचेगा अब अर्जुन सिंह आज एमपी हो गए हैं तो हमारे बारे में बोलेंगे क्यों भाई बाहुबली है, ये है वो है। लेकिन पहले जहां थे वहां पे बात कहते नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग या सीपीएम के लोग या तृणमूल कांग्रेस के लोग जो लोग भी मेरा निंदा करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि मेरे काम करने की क्षमता से उन लोगों को डर लगता है। सुबह से लेकर के शाम तक हम लोगों का काम करते हैं, और हम लोगों का काम करते हैं इसलिए सेवा में हम बहुत आगे हैं। नेचुरली उन लोगों को ये दिखता है कि भाई ये बाहुबली है। बाहुबली नहीं है, हम बड़ा सेवक है। बाहुबली तो कोई भी किसी को कह सकता है, एलिगेशन बड़ा विषय नहीं है। आपके पास तथ्य क्या है ये निश्चित रूप से होना। और राम मंदिर का शिलान्यास लॉकडाउन में हो गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, तो मैंने हम कहते हैं भाई कि राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया, जय श्री राम जय श्री राम। अब तो लॉकडाउन खत्म करो, अब तो लॉकडाउन खत्म करो, जय श्री राम जय श्री राम। हमको दूसरा अपने आर्थिक लड़ाई को लड़ने के लिए, हमारा बेरोजगारी से निकलने के लिए हमको कोई दूसरा काम ढूंढने दो, जय श्री राम जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी जय श्री राम पे कोई अधिकार नहीं है। ये हम लोगों का बकौती है। हिंदू के नाते जय श्री राम मेरा अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसको इनकार कर रही है और लोगों को दिखाना। मतलब एक आपके जवाब से एक सवाल निकल रहा है, देखिए जय श्री राम बोलने पर बहुत लोग डरते हैं, टीएमसी के लोग बोलना नहीं चाहते, तो आपको जय श्री राम बोलने में नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कारण यह है कि हम तो अपना तृणमूल कांग्रेस के मीटिंग में बोलते हैं, हम मंच से बोलते हैं जय श्री राम, कोई दिक्कत का विषय नहीं। जय श्री राम किसी का अपना घर का पैतृक प्रॉपर्टी नहीं है। सभी भारतीय जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, जय श्री राम उनका है, और सिर्फ उनका ही नहीं है, जो हिंदू धर्म में थोड़ा भी आस्था रखते हैं उनका निश्चित रूप से जय श्री राम है। हाँ, मत हो सकता है, कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो सकता है, कोई तृणमूल का हो सकता है, कोई सीपीएम का हो सकता है, इसमें कहीं बाधा नहीं है। मत जो है आपका अपना अधिकार है, आप किसी के साथ जा सकते हैं। लेकिन जय श्री राम जो भारतीय जनता पार्टी इनकैश कर रहा है, इनफैक्ट वो उनका अधिकार है। तो सरकार जो है लॉकडाउन में एक नई शिक्षा नीति लेकर चले आई है, तो इस बारे में क्या? नहीं, हम उसका प्रतिवाद करते हैं। किसी भी तरीके से शिक्षा को राजनीतिकरण से दूर रखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, मानव जो है उसको पीछे, भारतीय लोगों को आगामी जो प्रजन्म है उसको कहीं ना कहीं पीछे फेंकना चाहती है। भारत का शिक्षा नीति से पहले जो था सर्वांगीण विकास, आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, ये इसमें पूरा का पूरा रखा हुआ था। अभी जो है इसको एक जगह पर ले आकर के एक धारा की तरफ निकाला जा रहा है। सारा भारत का एजुकेशन सिस्टम चारों दिशा में था, अभी एक दिशा में करने का चेष्टा किया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक। आपने जो है अपने इलाके में कोरोना को काफी काबू किया है। एक समय था, अभी एक सप्ताह पहले काफी तेजी से कोरोना आपके इलाके में फैल रहा था, अचानक आपने काबू कर लिया, आंकड़े कम हो गए, क्या राज है इसका? देखिए, दो चीज है कि हम आपको पहले भी बोले हैं कि हमारे पास समय ज्यादा है, सेवा करने के लिए लोगों का है, इसलिए हम जो है सुबह से शाम तक लोगों को चिंताधर में रहते हैं कि किस तरीके से हम काम करेंगे कि हम लोगों के काम आ सकें।
हम यहाँ पे टोटल माइकिंग जो सरकारी पद्धति है उसका संपूर्णतः सदुपयोग किए हैं। पुलिस प्रशासन का संपूर्णतः सहयोगिता पाए हैं, जिला प्रशासन का संपूर्णतः सहयोगिता पाए हैं। पहला ग्राम पंचायत था ये जहाँ स्वैब टेस्ट शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में, और आज के डेट में आज जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त भी 150 लोगों का स्वैब अभी टेस्ट करके कन्हैयापुर हेल्थ सेंटर से भी हम लोग खत्म किए। तो ये मेरा 12वां कैंप है, ये मेरा 12वां कैंप है जो 12 कैंप कंटिन्यूअस स्वैब टेस्ट करके जो हमको मिला था, आंकड़ा मिला था, इसलिए कि हम स्वैब टेस्ट को बहुत किए तो नेचुरली आंकड़ा ज्यादा मिला था। लेकिन एक खूब गर्व के साथ कहते हैं, और कन्हैयापुर के लोगों का सौभाग्य है कि नहीं हम जानते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि कन्हैयापुर ग्राम पंचायत के हम प्रधान हैं, और हम जो लोगों को भी जो अपील किए हैं, सरकारी दिशा निर्देश जो था वो हम अपील किए हैं, लोग उसको संपूर्णतः सारा दिए हैं, उसका हामी भरे हैं, और इस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर पाए हैं। सैनिटाइज करना संपूर्णतः, लॉकडाउन जब भी हमको जरूरत पड़ा है सरकार से हम लॉकडाउन मांगे थे, लॉकडाउन भी मिला था, और हम आज जो इस स्थिति में है 104 में से हमारे पास 85 आदमी स्वस्थ होकर के घर में अपने कर्म में लग गए हैं। 3-4 दिन में मेरे हिसाब से ये 85 की संख्या अगर और नहीं बढ़ता है, मतलब 85 से तो ये करीब 98 हम लोग रिकवरी कर लेंगे। एक आदमी हमारा मरा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्थिति है। अच्छा, कोरोना काल में आप अपनी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं और लोगों को क्या सलाह? देखिए, कोरोना का तो सुरक्षा बहुत सिंपल है, लोगों को खराब लगेगा तो, या ऐसा हो सकता है कि हमको किसी और आकलन से, बिल्कुल ये कंट्रोवर्शियल विषय है। जो लोग मोटा खाते हैं निश्चित रूप से उनको कोरोना नहीं होगा, जो खटते हैं मेहनत करते हैं उनको कोरोना नहीं होगा। आप किसी भी 100 दिन का मजदूर को या राजमिस्त्री का हेल्पर को कोरोना से संक्रमित होते हुए नहीं दिखेगा। आप निश्चित रूप से मुकेश अंबानी को, नरेंद्र मोदी को कोरोना से संक्रमित होते हुए नहीं देख रहे हैं, आप अडानी को भी नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ बीच वाला जो वर्ग है, जो थोड़ा सा पैसा कमा के अपने जीवन को अस्थिर कर लेता है, वो डिस्टर्ब कर लेता है, अपने आप को इंडिसिप्लिन कर लेता है। जब इंडिसिप्लिन आप हो जाइएगा तो कोरोना निश्चित रूप से आपको छुएगा। आप एसी में रहिएगा, आप ठंडा ठंडा फ्रिज से खाइएगा, आप ठंडा ठंडा पानी पीजिएगा, तो कोरोना कहीं ना कहीं आपको कष्ट देगा। दूसरा मेरा अपना साइंटिफिक ये एक विषय है कि कोरोना जो है सिर्फ और सिर्फ न वो टच से आ रहा है न मच से आ रहा है। साइंटिफिक जो डॉक्टर्स हैं वो अपना देंगे, ICMR जो है वो अपना देगा, लेकिन मेरा मानना है कि आपका नाक और मुंह अगर संपूर्ण तरह से अगर ढका हुआ है, आप कहीं भी जाइए, किसी से भी टच कीजिए, निश्चित रूप से कोरोना आपको नहीं होगा। हम उसको पालन करते हैं, और आप देखेंगे, आप रिकॉर्ड देखेंगे कि जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ है उस दिन से आज तक हम 5 मिनट के लिए भी अपने घर में नहीं बैठे हैं। लोगों में है, जरूरत पड़ा है तो यहाँ तो हम बाजार चेंज किए हैं, जरूरत पड़ा है तो हम स्कूल बंद, सारा का सारा दुकान बंद किए हैं। हम लोगों का सहयोगिता पाए हैं, तो यहाँ के लोगों का हम कृतज्ञता इसलिए ज्ञापन करते हैं कि ये इन लोगों का आशीर्वाद था, जिन लोगों ने हमारे में विश्वास किया था, और मेरा कर्तव्य था, निष्ठा के साथ काम किए हैं, इसलिए हम काम करते हैं। स्कूल कॉलेज बंद है, खेल के मैदान में भी बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे समय में जो युवा हैं हमारे देश के भविष्य, उनको आप क्या संदेश देना? नहीं, देखिए, इन लोगों को सोशल मीडिया से तो निश्चित रूप से बचना चाहिए। दिमाग में जितना विकृति आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई के लिए आप मोबाइल को मत यूज कीजिए, मोबाइल को निश्चित रूप से आप यूज कीजिए, पढ़ाई के लिए कीजिए। सोशल मीडिया का आप जितना अवॉइड करेंगे, सुबह शाम अपने घर में फ्री हैंड एक्सरसाइज करेंगे, और एक चीज अगर आपके ध्यान में रहेगा कि आप और आपका जीवन सब कुछ अपने आपके माँ बाप से शुरू होता है, इसका अंत भी आपके माँ बाप के आशीर्वाद से हो, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। अभी हम लोग इस कोरोना में भी आप देखेंगे बड़ा एक विचित्र समय सुनने को आता है, बूढ़े लोगों को लोग घर पर निकाल देते हैं, और हम लोग जैसे लोगों को उन लोगों का व्यवस्था करना पड़ता है, ये बड़ा कष्टदायक है। तो माँ बाप का प्यार आशीर्वाद निश्चित रूप से चाहिए, और घर में मोटा मोटा खाएं, चावल खाएं, मोटा वाला कोई बात नहीं है, फेन भात भी खाएं कोई बात नहीं है, मार भात भी खाएं कोई बात नहीं है। इससे कोरोना किसी भी परिस्थिति में आपको संक्रमित नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप फ्रीज, पिज्जा, बर्गर पे जाएंगे, आपको निश्चित रूप से कोरोना करेगा। आपके जीवन में एक कोरोना एक शक्ति है, कोरोना एक शक्ति है जो बोलता है कि आप डिसिप्लिन होइए। कोरोना रोग नहीं है, महामारी है, ठीक है, लेकिन एक शक्ति है, बोलता है डिसिप्लिन है। जब आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप गड़ा गड़ा चाय पियेंगे, गड़ा गड़ा तुलसी पत्ता पियेंगे, आपको कोरोना होने का कोई जगह नहीं दिखता। लोग क्या है कि जैसे थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, संख्या कम होता है, लोग ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, और आर्थिक रूप से आदमी गरीब हो गया, मानसिक रूप से गरीब तो कर दिए थे नरेंद्र मोदी जी, अब आर्थिक रूप से भी गरीब कर दिए हैं।
इसलिए लोग अपने सर्वाइवल के लिए काम पे चले जाते हैं, जो इस वक्त जरूरी नहीं है। 3 बरस 5 बरस 10 बरस से जो कमाए हैं उसमें महीना 2 महीना 4 महीना हम लोग का काम करते हैं। चलिए, तो आपने बेहद बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और आपने बिल्कुल उसी अंदाज से हमारे सवालों का जवाब दिया जिस अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं। हुगली हॉट से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमसे बात करने के लिए थोड़ा सा समय निकाला। हम कृतज्ञ रहेंगे। नमस्कार। तो दर्शकों, अगले सप्ताह हम फिर मुलाकात करेंगे किसी ऐसी ही शख्सियत से। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।